हाय फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा अभी आप लोगों के सामने आरटीपी एडवांस अकाउंटिंग जनवरी 2026 का डिटेल सोल्यूशन फॉर सीए इंटर। सो भाई विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एज यू नो एक चीज आपको बता दूं इस आरटीपी के बारे में खास। दिस आरटीपी कंसिस्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो यू कैन अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गाइस, बिकॉज यहाँ पर पूरी आरटीपी जो है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भरी पड़ी है। तो आई थिंक यू कैन वेरी वेल इजीली अंडरस्टैंड भैया कि हमारे पास सीए इंटर के अंदर एडवांस अकाउंटिंग में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वैल्यू क्या है, राइट? ओके, सो भाई हम लोग विदाउट डिले स्टार्ट करेंगे। पहला बेटा अपने पास केस स्टडी क्वेश्चन क्या लिखा है। गैसेस लिमिटेड इंस्टॉल करते हैं 2000 किलोमीटर्स लॉन्ग गैस पाइपलाइन फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैसेस। अब ये जो आपके पास सारा प्रोजेक्ट लिखा है बोलता है भैया ये क्वालिफाइड है एज पर AS 16, राइट? इस पर्पस के लिए उन्होंने 700 लाख का फंड बोरो करा सब्सिडाइज रेट्स पे। उनको एनुअली अराउंड 70 लाख का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। फिर लिखा है कंपनी ने इन्वेस्ट करा एक अनयूज फंड्स को, साथ में 7 लाख रुपए एनुअल इनकम कमाया। सो दिस इज द रिटर्न ऑफ द इन्वेस्टमेंट बेसिकली विच दे हैव मेड फ्रॉम द मनी ऑफ द लोन। सो बोलता है यहाँ पर बेसिकली नेक्स्ट ईयर कंपनी क्या कर रही है, सारे फंड्स को यूज कर रही है। मतलब पहला साल इनकम कमा रहे हैं, उसके बाद सारे फंड्स को यूज कर रहे हैं, अंडरस्टैंड करिएगा। और उसके बाद बोलता है कोई भी इनकम आपने इसके बाद अर्न नहीं करी है। फिर फिफ्थ ईयर में कंपनी ने 1 ईयर 1 स्ट्रेच ऑफ 100 किलोमीटर का सारा जो ऑपरेशन था गैस पाइपलाइन का बना लिया। दैट मींस आउट ऑफ 2000 किलोमीटर्स कंपनी हैज डेवलप्ड 100 किलोमीटर्स का गैस पाइपलाइन। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन क्या है पहला, फॉर द फर्स्ट ईयर हाउ मच बोरिंग कॉस्ट शुड बी कैपिटलाइज। सी इट्स अ वेरी वेरी सिंपल फंडा कि कितनी बोरिंग कॉस्ट को आपको फर्स्ट ईयर में कैपिटलाइज करना है। इट्स अ वेरी सिंपल फंडा बेटा। देखो यहाँ सिंपल सी बात है, 70 लाख का फर्स्ट ईयर में आपको वहां पर बोरिंग कॉस्ट आपको पे करना पड़ता था। 7 लाख का बेटा आपको इंटरेस्ट आता था। तो भाई अब यहाँ पर आपको जो नेट इंटरेस्ट आता है दैट इज 63 लाख। तो आप अपने पास 63 लाख की बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज करेंगे। ईयर 2 में ऑब्वियसली जो इंटरेस्ट आपको आता था और इन्वेस्टमेंट्स वो आना बंद हो जाता है। सो बेसिकली फिर ईयर 2 में 70 लाख विल बी योर इंटायर बोरिंग कॉस्ट। आई थिंक एवरीबॉडी कैन मेक इट आउट कि भैया ईयर 2 में हमारे पास जो बोरिंग कॉस्ट होगा वो सारा का सारा 70 लाख बन जाएगा। ओके, फिर बोलता है ईयर 5 में कितना बोरिंग कॉस्ट को भैया खर्चों में दिखाना है। देखो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, अब ईयर 5 में आपने कितना बोरिंग कॉस्ट को एक्सपेंस में दिखाना है। अब आप देखिए 70 लाख था, अगर आप इसमें से नोटिस करते हैं हमारा जो टोटल बोरिंग कॉस्ट था। अब यहाँ पर भाई साहब जो क्वेश्चन है बड़ा सिंपल सा है, आपने क्या करा उसमें से 100 किलोमीटर्स रेडी कर लिया, राइट? जो रेडी कर लिया दैट मींस रेडी फॉर यूज। रेडी फॉर यूज वाला जो होता है बेटा वो कैपिटलाइज्ड होना बंद हो जाता है। तो 70 लाख में से आपने 100/2000 को वहां पर दैट मींस 100 किलोमीटर्स रेडी। अगर आप इसको चेक करते हो बेटा 70 into 100 divided by 2000, so that will be 3.5 lakhs. So that means we have to go for an expense of 3.5 lakhs now. तो भाई अब जो मेरा खर्चा होगा वो हो जाएगा 3.5 लाख का, राइट? अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बिकॉज इट्स रेडी फॉर यूज। आई थिंक यू रिमेंबर द कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन की भैया जो चीज आपके पास रेडी फॉर यूज हो गई है हम उसको वहां पर फिर खर्चों में डालना शुरू कर देते हैं, ठीक है? वो क्वालिफाइंग एसेट की कैटेगरी से हट जाता है। फिर ईयर 5 में कितना बोरिंग कॉस्ट आपने अब प्रोजेक्ट में ईयर 5 में कैपिटलाइज करना है। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल फंडा। 70 में से एज यू ऑल नो 3.5 को मैंने एक्सपेंस मान लिया है, तो रेस्ट इज 66.5। तो आप देखोगे काफी इजी आरटीपी का ये क्वेश्चन है। विदाउट एनी फर्दर डिले हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बिकॉज दिस वाज अ वेरी इजी AS 16 का क्वेश्चन, राइट? ओके, नेक्स्ट दोस्तों एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई वुड रादर रिकमेंड भैया इस क्वेश्चन को अच्छे से मार्क करें, बिकॉज दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन टू बी आस्क्ड बाय द ICI। अब भाई ये क्वेश्चन बेसिकली क्या है इसको समझिएगा।
लिखा एक डीलर है मशीनरी में, वो ना अपना कोई पर्टिकुलर मशीन्स को लीज करना चाहता है और 3 साल की ऑपरेटिंग लीज है। मशीन जो दिया हुआ है वो इक्वल एनुअल लीज रेंटल में दिया है और ही वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ अराउंड 20%। ओके, मशीन की कॉस्ट लेट से 3 लाख है। तो हम एक काम करते हैं, ऐसे बात करते हैं कि अगर सपोज कर लो मशीन की कॉस्ट लेट से अगर मेरे पास यहाँ पर 3 लाख रुपए है और लेट से मेरा जो एक डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन है वो 20% है, तो लेट से बटा मेरे पास जो है डिजायर्ड प्रॉफिट मार्जिन 20% है, तो मेरे पास ये कितना आ गया 60,000। राइट, सो बच्चा यहाँ पर अगर आप नोटिस करते हो भाई 3,60,000 इज द रेवेन्यू विच आई एम एक्चुअली डिजायरिंग। तो ये बेसिकली मेरे पास क्या है बच्चा, ये मेरे पास एक हिसाब से रेवेन्यू है। ठीक है, तो अब आप बच्चे इसमें चेक करें। लेट्स कम आउट टू अ प्रॉपर पेज भाई। अगर हम ये क्वेश्चन 2 को स्टार्ट करते हैं तो बेटा अगर सपोज कर लीजिए मेरा जो अब टोटल रेवेन्यू जो है मेरे पास इंक्लूडिंग द प्रॉफिट इज एक्चुअली वहां पर 3,60,000 जो मुझे कम से कम चाहिए, जो मुझे कम से कम चाहिए। ठीक है, अब अगर आप देखते हो कि व्हाट इज माय टोटल आउटपुट, जो भाई साहब पिछले 5 सालों में जो मेरा टोटल आउटपुट आता है, अगर आप इसमें चेक करोगे दोस्तों, ये जो टोटल आउटपुट आता है दैट इज 50,000, 60,000, 40,000, 45,000 एंड 85,000। भाई साहब इनका जब हम सारा टोटल कर लेते हैं ना, 50, 60, 40, इस तरह से 65, 85, ये टोटल करते हैं वर्क्स आउट टू बी 3 लाख यूनिट्स। तो भाई ये मेरे पास टोटल आउटपुट जो आता है वो 3 लाख यूनिट आता है। दैट मीन्स जो मेरा रेवेन्यू पर यूनिट होगा, एज यू कैन से रेवेन्यू पर यूनिट जो मेरे पास आएगा, जो मेरे को एक्सपेक्टेड है, आई शुड रादर से भाई पर यूनिट ऑफ आउटपुट, सो मेरे को रेवेन्यू एक्सपेक्टेड है दैट इज 360 बाय 3 लाख। So this actually works out to be 1 rupees 20 पैसा per unit of output. I hope it's clear. अच्छा, अब 3 साल की लीज पीरियड है। ठीक है, तो अगर आप इसमें नोटिस करते हो जो लीज पीरियड है दोस्तों दैट वर्क्स आउट टू बी 3 इयर्स का। अब 3 इयर्स में जो मेरा आउटपुट आता है अगर आप देखते हैं, सो पहले 3 इयर्स इज ओनली 50, 60 एंड 40। भाई इसको चेक कर लो, पहले 3 साल बच्चा मेरे पास कितना हो गया 50, 60 एंड 40। सो दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखते हो दिस वर्क्स आउट टू बी 1.5 लाख यूनिट। ठीक है, अब 1.5 लाख यूनिट भाई साहब जो आउटपुट आता है अगर आप इसमें देखेंगे, और 1 रुपए 20 पैसे का मेरा एक यूनिट का मेरा रेवेन्यू जो मेरे को जनरेट करना है, दैट मीन्स मेरे को यहाँ पर कम से कम 1,80,000 रुपए लीज चार्ज करनी पड़ेगी सामने वाले बंदे से। तो अगर मैं 1,80,000 रुपए लीज लूंगा वहां पर भैया 3 सालों के लिए, तो जो मेरा एनुअल लीज रेंटल होगा जिसको मैं ALR बोल रहा हूं, तो बेटा वो 1,80 को 3 से डिवाइड करूंगा एंड दैट वर्क्स आउट टू बी एटलीस्ट 60,000 रुपीज पर एनम। राइट, तो ये कितना आ जाएगा बच्चा, एटलीस्ट 60,000 रुपीज पर एनम। तो सारे बच्चों को थोड़ा सा ये फंडा याद रखना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, और ये भाई साहब इसकी जो ऑप्शन है वो बी ऑप्शन आ जाएगी। राइट, नेक्स्ट जो बाकी क्वेश्चंस है बच्चा ये सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बेस्ड, और मैं रेकमेंड करूंगा इसके ना थोड़ी मैं आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। अगर आपको लगता है कि आपको आता है तो आप वीडियो की स्पीड बढ़ा सकते हैं, यू कैन गो फॉर 2x और 1.5x एज द केस में बी। अब जैसे एक क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैंसी टेरी टॉवल्स, और उन लोग अपने इन्वेंट्री को वैल्यू करना चाहते हैं फिनिश गुड्स के एट रिलाइजेबल वैल्यू, एंड दे ऑल्सो वॉन्ट टू इंक्लूड अ प्रॉफिट एंड कैश एक्सपोर्ट के कैश इंसेंटिव। तो भाई पहली बात अगर आप नोटिस करते हो कि हमारा जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री का रूल होता है वो रूल बड़ा सिंपल है। वो कहता है यार इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV whichever is less. Now they want to value the inventory at NRV, and which includes profit also, includes export cash incentive also. Now firm का contract है has been received and goods were packed for export, but the ownership in this goods has not been transferred to foreign buyers. मतलब जो फर्म ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, और भाई साहब याद रखना पहली बात तो फर्म ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब बोलता है यार ये सारा का सारा गुड्स रेडी फॉर एक्सपोर्ट है,
बट ओनरशिप अभी तक फॉरेन बायर्स को हमने ट्रांसफर नहीं करा। अब आप बताओ ये जो पॉलिसी कंपनी लगा रही है कि चलो यार गुड्स तो हमारे बिक ही रहे हैं, तो क्यों ना इसको हम एनआरवी पे वैल्यू करते हैं। अब देखो AS2 कुछ बातें बताता है जो आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब जो बेसिक पॉइंट बच्चा इस क्वेश्चन में है, लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन 3, कि भाई AS2 क्या बोलता है। AS2 जब इन्वेंट्री वैल्यूएशन की बात करता है ना बच्चा, तो वो कहता है यार इन्वेंट्री शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी, राइट। बेटा मैं आपको थोड़ा आंसर ब्रीफ में बताऊंगा, मतलब लिखूंगा कम और एक्सप्लेन ज्यादा करूंगा। तो भाई यहाँ पर अपने पास अल्टीमेटली क्या है, कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस। नाउ AS9 क्या बोलता है, AS9 स्टेट्स कि देखिए अगर तो सपोज कर लो आपके पास एग्रीकल्चर क्रॉप्स है, ठीक है, वो जो क्रॉप्स या मिनरल ओर्स है, राइट। अब अगर उनका क्या होता है भाई, उनका ना गवर्नमेंट आपको गारंटी दे देती है कि भाई हम आपके खरीद लेंगे, तो वो कहते हैं वो रेवेन्यू फॉर श्योर हो जाता है, मतलब वो पक्का पता है कि भैया वो रेवेन्यू जो है वो आना ही आना है, वो पक्का बिक जाएगा। जैसे एक फॉरवर्ड एग्रीमेंट गवर्नमेंट के साथ हो गया, ये गवर्नमेंट गारंटी आ गई भाई कि हम आपके प्राइस को हम इस पर्टिकुलर अमाउंट पे ले लेंगे। तो बेटा इसको अगर हम एनआरवी पे दिखा दें तो चलता है, राइट। अब यहाँ पर बेटा ये जो टेरी टावर्स ऑब्वियसली ये एग्रीकल्चर क्रॉप्स का तो काम कर नहीं रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भाई जो अपने पास वैल्यूएशन करना कि भाई इसको हम एनआरवी पे दिखा दें, तो वो थोड़ा सा लॉजिकल नहीं है, राइट। तो प्रॉब्लम क्या है कि आपने एक तो साथ में क्या करा, एक्सपोर्ट इंसेंटिव भी साथ में दिखा दिया, तो बेटा ये भी कॉन्सेप्ट गलत है। तो बोलता है आपके लिए वो नॉर्मल एक इन्वेंट्री है। देखो आप बेसिकली क्या हो, यू आर नॉट फॉलोइंग अंडर एग्रीकल्चर क्रॉप्स जिसमें गवर्नमेंट गारंटी होती है, तो आपका सामान पक्का बिक जाएगा। तो यहाँ पर भाई साहब जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है ना, उसको आपको वहां पर लॉजिकली कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लेस पे दिखाने चाहिए। सो बेटा जो टेरी टावल्स हैं, दे शुड एक्चुअली show their inventory at cost और NRV whichever is less। तो ये जो लॉजिक है कि हम उसको बेटा वहां पर अपने एनआरवी पे दिखा दें और एक्सपोर्ट इंसेंटिव को रिकॉर्ड कर ले उसके अंदर, तो ये पॉलिसी जो है कंपनी की वो गलत है। क्योंकि एक्सपोर्ट जो इंसेंटिव होता है बेटा वो तभी होता है जब आपका एक्सपोर्ट एक्चुअली में होता है। तो अगर आप इसके क्वेश्चन को पढ़ते हो तो बोलते हैं अभी तो गुड्स हमारे पास ट्रांसफर नहीं हुए फॉरेन बायर्स को, मतलब जो अपने पास ये गुड्स पैक्ड फॉर एक्सपोर्ट है, ठीक है, बट जो ओनरशिप है अभी तक आपने ट्रांसफर नहीं करी, तो ऑब्वियसली एक्सपोर्ट इंसेंटिव को भी इंक्लूड करना इज नॉट सेंसिबल, राइट। तो वो भी आपके लिए सेंसिबल नहीं है। ओके, नेक्स्ट बच्चा हमारे पास क्वेश्चन 4, AS4 का बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। अब जैसे लिखा है भाई आप अकाउंटेंट हैं जेनिथ इंडस्ट्रीज के, एक कंपनी है वो इंगेज्ड है मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में और वो ऑल ओवर इंडिया में काम करते हैं। कंपनी का अपना एक कॉर्पोरेट ऑफिस है बॉम्बे में, कंपनी का एक अच्छा खासा नेटवर्क है, सारा डिस्ट्रीब्यूटर्स है, स्टॉकिस्ट है, और आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है 31 मार्च 25 के बेसिस पे। सारे के सारे अकाउंट्स क्लोज करने के बाद कंपनी को पता लगा भैया कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ है, तो अब आपको बताना है कि ये इवेंट जो है बेसिकली एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है। ओके, सो भाई यहां पर अगर आप नोटिस करते जैसे बोलता भैया एक फायर एक्सीडेंट हो गया 10 अप्रैल को, एक मेजर फायर ब्रोक आउट एट कंपनीज वेयर हाउस। उससे क्या हो गया, कंपनी का भैया एक अनइंश्योर्ड स्टॉक था 10 लाख रुपए का, उसमें आग लग गई। 10 लाख रुपए का स्टॉक पे आग लग गई। कंपनी जो है बोलता है कुछ अप्रोक्सीमेटली 2 लाख को सैल्वेज करने को तैयार हो गई, मतलब सैल्वेज मतलब थोड़ा स्टॉक बचा लिया। अब भाई पहली बात, ये जो इवेंट है ये एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है। देखो अब यहाँ पर लॉजिकली क्या है, इसमें ना AS4 आपको क्या बताता है। AS4 जो है भाई इसके अंदर आपको एक सिंपल सी बात बोलता है। देखो दो बातें होती हैं, एक तो भाई जो इवेंट होता है दैट शुड हैव इफेक्ट इन प्रीवियस ईयर, मतलब जो उसका पिछला साल अभी गया है उसमें उसका इफेक्ट होना चाहिए। उसके अंदर जैसे कहते हैं ना कि इट शुड रिलेट टू द एनी कंडीशन एग्जिस्टिंग ऑन 31 मार्च 25। सो इफेक्ट का मेरा कहने का मतलब क्या हो गया, इट शुड रिलेट टू एनी कंडीशन। अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाना चाहें तो आप साथ साथ लिख सकते हैं, ठीक है, एग्जिस्टिंग ऑन 31 मार्च 25।
तो इट शुड बेसिकली रिलेट टू एनी कंडीशन विच वाज एग्जिस्टिंग ऑन 31st मार्च। अब यहाँ पर मुझे एक बात बताइए, क्या आग लगी है भैया अगले साल, तो क्या उसका कोई पिछले साल हम आग लगने की तैयारी कर रहे थे? तो बेसिकली अगर हम इसकी बात करें तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। बट होल्ड ऑन, AS4 एक बात और बोलता है यार लॉस जो है अगर वो बहुत ज्यादा मटेरियल है, मतलब बड़ी मेजर अमाउंट का नुकसान है, इफ द लॉस इज मटेरियल दैट मीन्स एक मेजर अमाउंट का नुकसान है, तो वो एक साथ में अनइंश्योर्ड है। दूसरा पॉइंट क्या रहा बेटा, वो लॉस जो है वो अनइंश्योर्ड है। तो आपका फर्ज क्या बनता है भैया कि आप देखो, मैं मान लेता हूँ चलो वो एडजस्टिंग नहीं है, बट आप एक काम करो ना, उसको एटलीस्ट डिस्क्लोज तो करो किताबों में, क्योंकि देखो एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको वो डिस्क्लोज करना चाहिए। सो बेसिकली माना वो नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, बट इसको ना एक छोटा सा डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जरूर देना चाहिए, बिकॉज द लॉस इज बेसिकली मटेरियल। क्योंकि होता क्या भैया, कितना नुकसान हुआ, तो द पीपल शुड नो, द शेयर होल्डर शुड नो अबाउट योर कंपनी। ठीक है, नेक्स्ट फिर इसमें आता बच्चा सेकेंड थिंग है कि भाई कोई लीगल क्लेम था 18 अप्रैल को, एक पार्टी ने लॉ सूट फाइल करा हमारे ऊपर और कहते हैं यार हमारा कोई एडवर्टीजमेंट था वो मिसलीडिंग था और उससे हमारे कॉम्पिटिटर्स को नुकसान हो गया। अब सूट जो है वो डैमेजेस क्लेम करता है 20 लाख रुपए का। अब देखो ये सिंपल सी बात है, ये बेसिकली क्या है कि ये आपके पास जो है एक लीगल क्लेम आया, ये 18 अप्रैल को आया, राइट। 18 अप्रैल इज नेक्स्ट ईयर बेसिकली। तो बस ये मैक्सिमम क्या होगा, ये एक तरह से आपके लिए क्या है, कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन कि अगर आप कल को केस हार जाओ, तो ये अगर आप हार जाओगे तो आपको वो लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी। सो द पॉइंट इज, यहां पर जो आपका आंसर आना चाहिए सेकेंड पॉइंट में दोस्तों, वो क्या आना चाहिए, देखिए पहली बात जो लॉ सूट है वो आपका इनिशिएट हुआ आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। सो द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि लॉ सूट इनिशिएटेड राइट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। तो वो बैलेंस शीट डेट के बाद स्टार्ट हुआ है। पहले इस पॉइंट को समझो, इट हैज एक्चुअली स्टार्टेड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। अब ये डिपेंड करता है एक कॉन्टिजेंसी के ऊपर। तो पहली बात, ये जो आपका स्टार्टिंग प्रोसेस हुआ है इसकी वजह से ये एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, आई एग्री विद दिस, बट द पॉइंट इज दिस शुड बी डिस्क्लोज्ड इन द बुक्स एज अ कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, बिकॉज इफ यू सपोज कर लो लूज द केस, या आप अगर हार जाते हो तो आपको वो लायबिलिटी पे करनी पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, बट अल्टीमेटली आपको बुक्स में एज अ कॉन्टेजेंट लायबिलिटी दिखाना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ओके, नाउ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट और बड़ा अच्छा सा फंड है, क्या लिखा है, चेक इन हैंड है, और आपके पास एक जेनिथ इंडस्ट्रीज ने आपको प्रोडक्ट बेचे स्टॉकिस्ट को ऑल ओवर इंडिया में। एज अ पार्ट ऑफ ईयर एंड अकाउंटिंग ऑन 31 मार्च कंपनी प्रपोज करती है भैया कि सारे चेक्स जो है 31 मार्च 25 या उससे पहले के जो स्टॉकिस्ट से आए उसको चेक इन हैंड मानेंगे। मतलब जो 31 मार्च 25 के पहले वाले सारे चेक्स हैं, तो बोलता है भाई उसको ना हम एक काम करते हैं, उसको हम लोग ना वहां पर अल्टीमेटली क्या करेंगे भैया, उसको अपना वहां पर चेक इन हैंड मानेंगे और हम क्या करेंगे, हम अपने ना डेटर्स मतलब ट्रेड रिसीवेबल को कम कर देंगे। अब ये जो चेक्स हैं ये हम लोग अपने कैश और कैश इक्विवेलेंट में दिखाएंगे बैलेंस शीट में। तो बोलता है यहाँ पर दो कैटेगरीज थी, चेक्स अगर आपने कलेक्ट करे मार्केटिंग पर्सनल ने फ्रॉम स्टॉकिस्ट 31 मार्च के पहले, तो वो आपके पास कंपनी के पोजेशन में अभी आ गए हैं। देखिए बेसिकली क्या, पहले पॉइंट को समझो, चेक मेरे पास नहीं आया, मेरे मार्केटिंग पर्सनल के पास आया, मार्केटिंग पर्सनल मेरा एजेंट ही होता है, राइट। तो अल्टीमेटली मेरे पास चेक एक हिसाब से आ गया, अगर मेरे एजेंट को मिल गया तो मेरे पास आ गया। तो यहां पर अगर हम फर्स्ट पॉइंट लेके चले, तो अगर मेरे चेक मेरे एजेंट को मिल गया मतलब मेरे पास वो आ गया, तो ये जो कंपनी पॉलिसी कर रही है वो ठीक है, वो ठीक है, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है भैया, अपने डेटर्स को कम कर रही है, या मान लो कंपनी कहती है चेक इन हैंड है, सो मतलब जो चेक कलेक्ट करा वो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं, अपने ट्रेड रिसीवेबल को कम कर सकते हैं, तो इसका प्रॉपर डिस्क्लोजर वगैरह आप दिखा सकते हैं, चेक इन हैंड को अपने कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में दिखा सकते हैं, तो दिस पॉलिसी इज करेक्ट। बट द पॉइंट सेकंड वाले में है, अगर मान लो कोरियर में भेजा चेक बट मुझे मिला अगले साल, अब मुझे चेक मिला ही नहीं तो मैं कैसे उसको वहां पर चेक इन हैंड मान लूंगा।
तो याद रखना इस इवेंट को प्रेफरेबली नॉन एडजस्टिंग इवेंट कहना सेंसिबल होगा, बिकॉज द लॉजिक इज, देखो चेक इज नॉट रिसीव्ड बेसिकली, तो उसकी डेट क्या है वो मुझे नहीं पता, तो मेरी फाइनेंशियल पोजीशन में ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर इसको रिकॉग्नाइज करना या डेटर्स को रिड्यूस करना इज नॉट अ सेंसिबल आइडिया। फर्स्ट वाले केस में व्हाई इट वाज सेंसिबल, क्योंकि याद रखना चेक इज रिसीव बाय मार्केटिंग पर्सनल, मार्केटिंग पर्सनल को मिल गया मतलब अपने को मिल गया बिकॉज वो अपना एजेंट है। बट अगर सपोज कर लो चेक मेरे को मिलता है भाई साहब जो है कोरियर के थ्रू अगले साल, तो मेरे को चेक मिला ही नहीं, तो मैं क्यों इस साल के डेटर्स कम कर रहा हूँ, अगले साल देखेंगे उसको फिर वहां पर, तो देयर इज नो सेंसिबिलिटी रिड्यूसिंग द डेटर्स। ओके, अब आइए एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 5, ये हमारे पास AS5 का क्वेश्चन है। अब इसमें बेटा आपको यहाँ पर क्या बताना है, प्रायर पीरियड आइटम्स कौन सी हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कौन सी हैं, ऑर्डिनरी कौन सी हैं, कौन सी बेटा चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के ऊपर बेस्ड है, तो आपको सिर्फ इसमें यही बताना है, राइट। तो हम डिस्कस करते हैं। कहते हैं यार नॉन प्रोविजन फॉर सैलरी ऑलरेडी ड्यू इन द अर्लियर ईयर्स, मतलब भाई साहब आपने क्या करा, आपने सैलरी किताबों में दिखाई नहीं, और किताबों में नहीं दिखाना एक हिसाब से आपकी गलती होती है, तो इसको हम नाम देंगे PPI, दैट इज प्रायर पीरियड आइटम। ओके, फिर आपको लिखा है अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द एंटरप्राइज, भाई साहब अगर जो एंटरप्राइज की प्रॉपर्टी आप अटैच कर रहे हो दैट मींस ये रोज का नहीं है, बट ये कभी कभार होता है। सपोज कर लो कोई आपका लोन था, आपने लोन जो है रीपे नहीं करा, प्रॉपर्टी बैंक ने अटैच कर ली, तो ये सब चीजें बेटा रोज नहीं होती बिजनेस में, तो इसके लिए हम लोग देंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, राइट, जिसका नाम होगा बेटा EOI। ठीक है, नेक्स्ट, फिर एक नई पेंशन स्कीम हमने एम्प्लॉयज के लिए लगाई, बट अगर आप सपोज कोई नई पॉलिसी लगा रहे हो तो बेसिकली ये एक अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारे बिजनेस का नॉर्मल है, तो इसको हम लोग चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी बोल सकते हैं। तो चेंज इन पॉलिसी इज योर ऑर्डिनरी आइटम या ऑर्डिनरी एक्टिविटी। ठीक है, सिंपल सी भाषा में इट्स OI, दैट इज ऑर्डिनरी एक्टिविटी। अच्छा, अब अगर सपोज कर लो भाई कोई ऑब्सोलीट इन्वेंट्री है, उसका मैं रिजर्व बना रहा था, याद रखना मैं रिजर्व बना रहा था, अब मैं उसका रिजर्व अगर चेंज करता हूं तो सोचो दैट इज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। ये क्या है बेटा, ये आएगा चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, ये बातें याद रखनी। तो बेसिकली क्या है बेटा, क्योंकि आप रिजर्व बना रहे थे तो रिजर्व हमेशा एस्टिमेट पे बेस्ड होता है, आपने रिजर्व में बदलाव करा तो बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। फिर अगर सपोज कर लो भाई साहब आपने कोई लिटिगेशन केस था उसको सेटल करा, लिटिगेशन केस सेटल कर रहे हो बेटा, ये तो बेसिकली क्या है कि आपके पास एक बिजनेस का नॉर्मल एक्टिविटी है, तो इसको हम ऑर्डिनरी एक्टिविटी बोलेंगे या ऑर्डिनरी आइटम बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये लेजिस्लेटिव चेंजेस आए हैं जिसके ऊपर कोई लॉन्ग टर्म रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन होगा, मतलब कानून में कुछ बदलाव आया। अब मुझे एक बात बताइए, क्या ये लेजिस्लेटिव चेंजेस क्या रोज आते हैं? नहीं भाई, ये रोज नहीं आते, तो बेटा ये बेसिकली क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो बेसिकली इसका डिस्कशन पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जो रेगुलर नहीं होता वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जो रेगुलर होता है वो ऑर्डिनरी है, जो गलतियां हैं वो PPI है। ठीक है, अगर आप कुछ मेथड चेंज करते हो वो चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, अगर आप कोई रिजर्व्स या प्रोविजन कोई एस्टिमेट में बदलाव करते हो वो चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है। जैसे अब आपने कॉस्ट मॉडल से, ये स्पेलिंग मिस्टेक है भैया माफ कर देना, रीवैल्यूएशन मॉडल में आपने बदलाव करा, इससे क्या हो गया, आपका कैरिंग अमाउंट में बदलाव हुआ, तो मेथड को चेंज करा ना, मेथड चेंज करा तो बेटा ये क्या हो गया, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। याद रखेंगे, गवर्नमेंट ने ग्रांट सैंक्शन करा करंट ईयर में खर्चों के लिए, इनकम इन प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल का खर्चा इस साल गवर्नमेंट ने ग्रांट सैंक्शन करा तो इसको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, पिछले साल की चीज है भैया, इस साल किताबों में इसको एडजस्ट करके रेक्टिफाई करेंगे, तो बेसिकली क्या है, प्रायर पीरियड आइटम। तो आई होप बच्चों को ये सारी चीजें क्लियर होगी, दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी सिंपल भाई। सी AS के क्वेश्चन आए हैं मैं मानता हूं, बट बेसिकली ये काफी सिंपल क्वेश्चंस हैं। अच्छा, अब जैसे अब ये वाला क्वेश्चन आता है, कहता है यार बेस्ट लिमिटेड, ये भी बेटा अपने पास AS5 का एक क्वेश्चन है, engage in the business of providing consultancy services, or a few days back it received a notice from GST department raising a demand of GST on consultancy services। तो भैया GST डिपार्टमेंट ने क्या करा, एक डिमांड अपनी रेज कर दी कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए, प्रोवाइडेड फॉर इट इज 2.5 लाख रुपए। चलो ठीक है भैया, आगे लिखा है रिसेंटली बेस्ट लिमिटेड पेड द डिमांड
इन द बुक्स द पेमेंट इज रिकॉर्डेड एज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। अरे यार आप मुझे बताओ, टैक्स तो हमने रोज पे करना पड़ता है, हर साल पे करना पड़ता है, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसको मानना सेंसिबल ही नहीं है। तो बोलता है ये जो डिमांड ऑफ टैक्सेशन अथॉरिटी को जो हमने यहाँ पर अल्टीमेटली एक्स्ट्राऑर्डिनरी माना, क्या हम सही है? नहीं बच्चा, इसका जवाब है बिग नो। क्योंकि टैक्सेशन एक ऐसा सिस्टम है जो आपको रेगुलर फीचर ऑफ बिजनेस है। तो अगर सपोज कर लो आप कंसल्टेंसी, अब देखो आप कंसल्टेंसी कर रहे हो, अब जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई एम टीचिंग, तो जो जीएसटी लायबिलिटी वो तो मुझे पे करनी करनी बेटा, याद रखो। तो बेसिकली क्या है, वो एक जीएसटी इज नॉट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर। तो उसको अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंडिचर मानते तो वो गलत है, तो वो बिजनेस का एक तरह से ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, राइट? क्योंकि एनी सॉर्ट ऑफ टैक्सेस पे करना, जीएसटी पे करना इज नॉट ट्रीटेड एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, चलिए। तो भाई ये तो हो गए थ्योरी के क्वेश्चंस। अब आते हैं, बड़ी देर के बाद एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है प्रैक्टिकल का, AS7 का। हमने क्लासेस में ऐसा क्वेश्चन कई बार करा हुआ है बेटा। देखो यहाँ लिखा है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर ने इंटर करा फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट, 18,000 लाख का था, 3 साल का टाइम फ्रेम है हमारे पास, और बोलता है भाई आपके पास इसमें प्रोविजंस और वेरिएशंस भी इंक्लूडेड है। चलिए अब आपके पास एक समरी सी लिखी हुई है कि भाई हमारे पास पहले साल का रेवेन्यू 18,000 लाख है, दूसरे साल का 18,000 था बट उसमें 400 की वेरिएशन है, फिर 18,000 था, फिर 400 की वेरिएशन है। जो आपने कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर करी है, सी अब आपको जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट इनकर्ड अप टू द रिपोर्टिंग डेट आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, वो लिखा है 4186, फिर आपको लिखा है 12336 और 16,200। इसके अंदर बेटा, इसके अंदर यहाँ लिखा है 200 फॉर स्टैंडर्ड मटेरियल स्टोर्ड एट द साइट टू बी यूज्ड इन ईयर 3, मतलब ये अगले साल यूज करना है। ओके, फिर आपको लिखा है एक्सक्लूड्स 200, मतलब इसमें 200 आना चाहिए था, जो इस साल का था वो आया नहीं, ये एक्सक्लूड करा हुआ है। तो मतलब इसमें इंक्लूड करा हुआ है जो कि अगले साल का है, और इसमें आपने एक्सक्लूड करा हुआ है। चलो, वेरिएशन इन कॉस्ट एंड रेवेन्यू इन ईयर 2 हैज बीन अप्रूव्ड बाय द कस्टमर। तो भाई साहब जो कस्टमर है कहता है वेरिएशन अगर आपको इंप्रूव करनी तो कर दो, कोई चक्कर नहीं है, राइट? अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि जो आपको डिग्री ऑफ कंप्लीशन निकालना होता है, अगर आप देखोगे कॉस्ट के लिए तो निकालने की एक्चुअली में ज्यादा जरूरत नहीं, बिकॉज कॉस्ट के लिए ऑलरेडी वो गिवन है। ठीक है, तो अपने को क्या करना है भाई, डीओसी कैसे निकालना है, पहले तो उसका जजमेंट करते हैं सारा। तो लेट्स गो फॉर क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से देखिएगा बच्चा, जो हमारे पास 3 साल है, छोटा सा वर्किंग नोट से स्टार्ट कर लेंगे। तो भाई 3 साल है मेरे पास, जो मेरा ईयर 1 है, ईयर 2 है और ईयर 3 है। इसमें आप देखते हैं जो रेवेन्यू है दोस्तों, this is given as 18,000 lakhs, everything is given in lakhs, आप इसको चेक कर सकते हैं, रुपीज इन lakhs है। ठीक है, तो ये आ जाएगा बच्चा 18,400 और ये भी आ जाएगा 18,400। ठीक है, अब इसमें जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट है अगर आप देखते हैं, तो ये क्वेश्चन के अंदर बड़े प्यार से लिखा हुआ है 1900, 2000, 2000। सो भाई जो एस्टिमेटेड प्रॉफिट इसमें इंक्लूसिव है, अगर हम डिस्कस करें, तो ये बच्चा मेरे पास आता है 1900, ये आ जाता है 2000 और ये आ जाता है 2000, राइट? अब इस सिचुएशन में अगर मैं देखता हूं, तो मेरे पास जो एस्टिमेटेड टोटल कॉस्ट आती है कॉन्ट्रैक्ट की, टोटल कॉस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो दिस एक्चुअली वर्क्स आउट टू बी 16,100। इसको चेक कर लो, ये आता है 16,400 और ये आता है भाई 16,400। ठीक है, तो अब इसमें अगर आप देखते हो एक्चुअल कॉस्ट जो आपने इनकर करी है अभी तक, वो आपको लिखा हुआ है। तो आपके पास एक्चुअल कॉस्ट इज गिवन एज, आई थिंक पहले वाले का 4186 था, दूसरे वाले का आपको लिखा हुआ था 12,336। पर रुकिए, उसमें 200 अगले साल का इंक्लूडेड था, तो 12,336 में से 200 माइनस करेंगे तो 12,136, दैट इज 12,136 आ जाएगा, राइट? अच्छा, फिर हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं कि भाई उसके अगले वाले में अगर 16,200 था, तो 200 पिछले साल का जो है वो ईयर 3 का था, तो इसमें एक्सक्लूड किया हुआ था, तो यहां पर आ जाएगा 16,400। यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, 16,400। तो अगर मैं यहां पर बात करूं डिग्री ऑफ कंप्लीशन का,
डिग्री ऑफ कंप्लीशन। तो बच्चा ये क्या होगा, मेरा 4186 मैंने यहाँ पर स्पेंड करा है आउट ऑफ 16 100 इंटू 100 कर लेना भाई, तो ये 26% आ जाएगा। 12136 ओवर 16 400 भाई मेरे इंटू 100 जरा खुद से कर लीजिएगा, तो 12136 divided by 16,400, this actually works out to be 74%। और आपको पता लास्ट वाला तो 100% ही आना है। तो भाई सबसे पहले तो आपको ये जो डीओसी निकालना होता है ना, इसको आपको निकालना पड़ेगा। अब इसके बाद आप अपना जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है वो आप अपना सारा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो भाई वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे मैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर भी हमने क्या करना है भाई, सेम अपने पास वहां पर 3 कॉलम बना लिए। अगर आप देखते हो, पहले हम बात करते हैं ईयर 1 की। ईयर 1 के अंदर अगर आप देखोगे बच्चा, जो रेवेन्यू मैंने दिखाया हुआ है, रेवेन्यू जो मैंने अभी तक दिखाया हुआ है दैट इज 4680। 4680 कैसे आया भाई साहब वो भी बता देता हूँ। 18,000 का 26% बच्चा मैंने रेवेन्यू अभी दिखाना है। तो जो एक्सपेंस मैंने अभी तक करे हुए हैं तो वो आपके पास ऑलरेडी थे 4186। कितने थे बेटा, 4186 दैट वाज गिवन टू अस। तो मतलब जो पहले साल का मुझे प्रॉफिट हो रहा है, पहले साल का अगर आप देखते हो तो जो पहले साल का प्रॉफिट है दैट इज 494, राइट। तो ये बच्चा मेरे पास फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट आ गया। अभी आपके मन में सवाल उठेगा, सर बाकी 2 कॉलम्स क्या काम है बेटा, सब बताता हूँ सर, उनकी प्रेजेंटेशन है और कुछ खास नहीं। फिर आप बात करते हैं बेटा ईयर 2 में। ईयर 2 में बच्चा जो आपका रेवेन्यू होगा वो हो जाएगा 18,400, क्योंकि 18,400 हो गया है उसका 74%। उसका 74% दैट वर्क्स आउट टू बी 13,616। और जो एक्सपेंसेस हैं जो अभी हमने वहां पर जज करके निकाले थे, अभी हमें गिवन था बेसिकली 12136। तो जो इस साल का टोटल प्रॉफिट होगा वो होगा 1480, इस साल का टोटल प्रॉफिट। बट इसमें कुछ पिछले साल का इंक्लूडेड होगा। तो पिछले साल का कितना था बेटा 4680, ये जो आपने ऊपर से कैरी फॉरवर्ड करा है। पिछले साल के एक्सपेंसेस 4186 494, ये प्रीवियस ईयर का था। तो आप इसमें नोटिस करोगे ये प्रीवियस ईयर का था। तो अब आपको नेट जो आपने करंट ईयर में देखना है, करंट ईयर में आप देखोगे, इसको बच्चा माइनस कर लीजिए एंड दैट वर्क्स आउट टू बी 8936। इसको भी जस्ट कर लीजिए भाई, तो ये बन जाता है 7950। अब जो आपके पास बाकी नेट रेवेन्यू आता है सेकेंड ईयर में जो आपने एक्चुअली में कमाया दैट इज 986। नाउ मूविंग ऑन टू द सेम पार्ट इन द ईयर 3। ठीक है, ईयर 3 पे आ जाइए। अगर हम ईयर 3 पे आते हैं भाई तो इसको ध्यान से देखिएगा। हमारे पास 18,400 अब पूरा रेवेन्यू है। मैं रेवेन्यू के लिए आर लिख रहा हूं। कॉस्ट बचा मेरे पास अब पूरी 16,400 है। तो इस साल तक मैंने 2,000 पूरा कमाया है, जिसमें से 1480 सेकेंड ईयर तक था। सेकेंड ईयर का सेम आप पैटर्न कैरी कर सकते हैं, 13,616। और उसके बाद 12,136। तो आपने इस साल जो रेवेन्यू कमाया है दैट इज 520। तो बच्चे बेटा इसको चेक कर सकते हैं, दिस इज अ सेग्रीगेशन। एक्चुअली उसने पूछा ही सारा कुछ ये सब है। आप क्वेश्चन को देख लीजिए प्लीज, उसने सब कुछ पूछा है। उसने बोला रेवेन्यू आपने कितना रिकॉग्नाइज करना है, स्टेटमेंट ऑफ पीएल में आपको ईयर वाइज बताना है, एक्सपेंस कितने रिकॉग्नाइज करने हैं आपको वो भी ईयर वाइज बताना है, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितनी है और प्रॉफिट लॉस हर साल कितना है, वो सारा आपको पूरा प्रॉपर डिनोट करना है। तो ये क्वेश्चन की डिमांड थी बेटा, इसीलिए इसके हर एक साल का ट्रीटमेंट हमने करके दिखाया, राइट। चलो, आई होप इट इज क्लियर दोस्तों। अब आप आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 में, जो कि AS9 का एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। देखिए अब यहां पर बेसिकली क्या फंड है, कहता है क्लास लिमिटेड एक वेल एस्टैब्लिश रियल एस्टेट डेवलपर है। एक मिनट भाई, इनका काम किस चीज का है, इनका काम ही रियल एस्टेट का है, याद रखिएगा। भैया बिल्डर है और उनका काम है कि वो ना बिल्डिंग के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल। इन द फाइनेंशियल ईयर 2025 कंपनी ने परचेज करा एक यूनिट ऑफ लैंड जो कि प्राइम लोकेशन में था 225 करोड़ का।
लिखा है उसमें हाई एंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाना है within a few months of acquisition due to strategic decision to reallocate resources to another project। मतलब उन्होंने बोला भैया जो पुराने प्रोजेक्ट में हम काम चल रहा है उसको छोड़ के हम दूसरे प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहते हैं। उन्होंने क्या करा, लैंड को 360 करोड़ का बेच दिया। मतलब भैया जो पहले पुराना काम चल रहा था उसको बंद कर दिया, 360 करोड़ का आपने लैंड जो है अल्टीमेटली बेच दिया। अब मुझे मुझे एक बात आपको समझानी पड़े, जो 360 करोड़ का कंपनी ने लैंड बेचा ये कंपनी के लिए गुड्स है, तो इट इज जस्ट लाइक एन ऑर्डिनरी एक्टिविटी ऑफ द कंपनी। तो पहली बात याद रखना, जब आपको पता है रेवेन्यू, AS9 क्या बोलता है, AS9 कहता है भैया इफ रेवेन्यू सर्टन, सेल इज कंप्लीटेड, कलेक्शन आपको पता आएगा ही आएगा, तो फिर आप उसको ना अपना रेवेन्यू दिखा दो। अब कंपनी प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती है, सारी लीगल फॉर्मेलिटी सारी कंप्लीट हो गई है। अब आपको बताना है, एडवाइस करना है भैया कि इस ट्रांजैक्शन को उन लोग किताबों में कैसे दिखाएं। सिंपल सी बात है यार, 360 करोड़ की सेल है, उसको प्रॉपर्ली दिखाओ ना। अब इसको अगर हम यहाँ पर हम बात करें कि इसको हम ऑर्डिनरी ना माने तो हम लोग ढक्कन है। बेशक 360 करोड़ एक बड़ी अमाउंट है, बट कंपनी के लिए गुड्स है। याद रखना 360 करोड़ बेटा वहां पर कंपनी के लिए गुड्स है, और आपको बोला है कि कंपनी ने सारी की सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर ली है। तो आई वुड रिकमेंड कि 360 करोड़ को बुक्स में दिखाया जाए प्रॉपर्ली एज अ सेल इन द ऑर्डिनरी एक्टिविटी। राइट दोस्तों, आइए एक और बढ़िया क्वेश्चन करते हैं AS10 का, विच इज एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 9। ध्यान से देखिएगा, यहां पर बोलता है भाई कंपनी एक मीडियम साइज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स बनाती है, और ये सारा डिटेल्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है। आपको कैलकुलेट करना है हर साल का डेप्रीसिएशन। चलिए पहले हम बात करते हैं, मशीनरी परचेज करी हम लोगों ने 10 लाख की, यूजफुल लाइफ 5 साल है, रेसिडुअल वैल्यू हमारे पास 10 लाख है। तो देखो पहला तो बहुत सिंपल है, आपको यहीं से पता लग जाता है भैया 10 लाख का अगर मेरा एसेट और 10 लाख की ही रेसिडुअल वैल्यू, तो डेप्रिसिएशन तो जरूर हो गई। क्योंकि जब आप फॉर्मूला लगाओगे, ओरिजिनल कॉस्ट बचपन का एक फॉर्मूला भैया सारे बच्चों को याद होगा, मैं इंटर लेवल के बच्चों से बात कर रहा हूं, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू ओवर एस्टिमेटेड लाइफ। तो भाई यहाँ पर ओरिजिनल कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू को ही माइनस करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो भाई यहाँ पर आपके पास डेप्रीशिएबल अमाउंट है नहीं, तो डेप्रीसिएशन हो गई जीरो। कंपनी एक लैंड एक्वायर, लैंड पे काहे का डेप्रीसिएशन भैया, लैंड तो बच्चा आपको पता ही है, लैंड पे डेप्रीसिएशन वैसे भी नहीं लगता, तो अल्टीमेटली यहां भी डेप्रीसिएशन खत्म। कंपनी ने एक मशीन कंस्ट्रक्ट करा, हाँ जी यहां पर बात बन सकती है, 5 लाख की मशीन है और कंपनी कहती भैया लाइफ 10 ईयर्स है। कंपनी ने अभी तक, याद रखना, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है अप्रैल 24 में, बट कंपनी ने मशीन को यूज करना नहीं शुरू करा। सी अगर आप याद करोगे, एक पॉइंट होता था AS10 के अंदर, रेडी फॉर यूज। देखो आपने भी काम करना शुरू नहीं करा, दैट इज फाइन, बट मशीन इज रेडी फॉर यूज। ठीक है, आप कब यूज कर रहे हो वो फर्क नहीं पड़ता, रेडी फॉर यूज है। तो याद रखना यहाँ पर अल्टीमेटली अगर आपने यूज नहीं भी करा, बट इफ द मशीन इज रेडी फॉर यूज, तो यू हैव टू डेप्रिशिएट इट। तो बेटा पहले साल में 5 लाख को 10 से डिवाइड करा, 50,000 रुपए इसकी डेप्रिसिएशन लग गई। फिर आपको क्या बोला जाता है कि भैया इसको ध्यान से सुनना, एक और मशीन हमने खरीदी 50,000 की, उसकी लाइफ थी 5 साल, रेसिडुअल वैल्यू उसकी निल थी। फिर अप्रैल 24 में मैनेजमेंट कहता है नहीं यार इसकी ना अब जो लाइफ है ना बची कुची, वो 2 साल और होगी। पहले लॉजिकली समझो, देखो भाई 50,000 जब एसेट था, ठीक है, तो उसकी हर साल डेप्रीसिएशन चल रही थी 10,000। ठीक है, अप्रैल 22 में खरीदा, अप्रैल 24, तो 2 सालों में उसको हम लोग ऑलरेडी 20,000 पे डेप्रीशिएट कर चुके हुए। तो आज अगर मैं एसेट की WDV या बुक वैल्यू चेक करूं, तो मेरे भाई एसेट की बुक वैल्यू आज 30,000 है। अब मुझे पता है भैया एसेट जो है सिर्फ अगले 2 साल और उसकी लाइफ है, तो अब उसकी नई बुक वैल्यू 30,000 है, तो अगले 2 साल उसकी लाइफ और है, तो मेरे पास अब इस साल के ऊपर उसकी डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी, 15,000। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भैया, कितनी डेप्रिसिएशन लग जाएगी, अब मैक्सिमम 15,000 रुपया। ओके, आइए दोस्तों एक आप लोगों का फेवरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, दैट इज AS12, उसकी बात करते हैं। कहता है यार मेडिवल हॉस्पिटल्स लिमिटेड एक रेप्यूटेड हेल्थ केयर कंपनी है, वो ना मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स चला रहा है, और उन्होंने 40 यूनिट्स खरीदे हैं भैया कोई स्कैन मशीन्स के। ऐसा क्वेश्चन अगर आप देखोगे अपनी बुक
में भी है। डॉलर्स हैं भैया 1,65,100 डॉलर्स का और 50 रुपए का एक्सचेंज रेट है। तो भैया आप एक काम करते हैं, तो पहले हम जरा एसेट की कॉस्ट की ही बात करें। तो अगर हम एसेट की कॉस्ट की बात करें तो एसेट की जो कॉस्ट है क्वेश्चन नंबर 10 में, तो भाई अगर हम एसेट की कॉस्ट की बात करते हैं तो दैट इज 165,100 इनटू 40 मशीन्स हैं और इनका रेट है 50, राइट। तो आप देखोगे ये फिगर्स बहुत बड़ी आ जाती, तो लेट्स से रुपीज इन लैक्स। अगर हम रुपीज इन लैक्स में इसकी बात करते हैं दोस्तों तो दैट इज 3302 लैक्स आ जाती है, ठीक है। फिर इसमें हमने क्या करना है भाई साहब, जो फ्रेट चार्जेस है ना, फ्रेट चार्जेस इसमें और ऐड कर लेते हैं। अब आप इसमें चेक करें भाई, वहां लिखा है कि कंपनी जो है अपना गवर्नमेंट ग्रांट मिला कंपनी को 5 करोड़ का, दैट इज फाइन। नीचे अगर आप पढ़ोगे वहां लिखा है कंपनी को वहां पर साथ में ये बैंक चार्जेस इनकर करने पड़ रहे हैं पर मशीन के ऊपर, और ये सी फ्रेट देना पड़ रहा है पर यूनिट के ऊपर। अब ये $4,000 में है। अगर आप नोटिस करते हो तो भैया $4,000 जो है अल्टीमेटली मैं इसको जब कन्वर्ट करूंगा तो 50 के हिसाब से एक खर्चा ये आ गया, फिर 7,500 रुपए में है तो कन्वर्ट नहीं करना, बस पर यूनिट है तो 40 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मेरा थोड़ा सा फ्रेट और एक्सपेंडिचर हो गया, विच एक्चुअली वर्क्स आउट टू बी 5 लाख रुपए। डन हो गया भाई साहब। तो अब यहाँ पर बच्चा मुझे जो ग्रांट मिल रहा है, अगर आप क्वेश्चन पढ़ते हैं तो 5 करोड़ का ग्रांट मिलता है, तो दैट इज 500 लाख। ग्रांट विल रिड्यूस माय कॉस्ट ऑफ एसेट। तो जो मेरी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 मेरी एसेट की जो कॉस्ट आएगी दैट विल बी आएगी 2807, ठीक है। अब जब मैं इसको डेप्रीशिएट करना शुरू करूंगा तो बेटा डेप्रीसिएशन जो है क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़नी है, 20% का डेप्रीसिएशन है भाई साहब, यहाँ पर आपको लिखा हुआ है। अब इसको पढ़ लीजिए कि भाई क्वेश्चन में हमारे पास 20% का डेप्रीसिएशन है, ये आप पढ़ सकते हैं। और अल्टीमेटली बेटा उसने क्या लिखा है कि आपने कोई कैपिटल रिजर्व या डेबिट इनकम नहीं बनाया, तो ठीक है। हमने क्या करना भैया, अब यहाँ पर एक फंडा क्या था कि ग्रांट जो है वो तभी सैंक्शन होगा अगर आप ओनरशिप चेंज नहीं करोगे। अगर आप ओनरशिप चेंज करोगे तो ग्रांट रिफंड करना पड़ेगा, बट आपने क्या करा, अप्रैल 25 में 51% जो है शेयर होल्डिंग जो है अपनी बेच दी, तो भैया आपको ग्रांट रिफंड करना पड़ेगा। तो देखो अब यहाँ पर क्या है भाई, आपने शुरुआत करी थी वहां पर, अगर आप क्वेश्चन में नोटिस करोगे स्टार्टिंग में 2022-23 में, तो मतलब आपने अल्टीमेटली 3 साल आपने एसेट को पहले डेप्रीशिएट करा, ठीक है। तो 3 साल आपने एसेट को डेप्रीशिएट करा, तो बेटा 2807 के ऊपर 20% एसएलएम बेसिस पे 3 सालों की डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करी, ठीक है। तो भाई ये आ जाती है 1684.2। तो एसेट की WDV ऑन अप्रैल 25 आज की डेट में है कितनी, दैट इज 1123। अब आपको ग्रांट अगर रिफंड करना पड़ता है तो वो वापस एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाता है, तो एसेट की जो रिवाइज कैरिंग अमाउंट है वही निकालनी है, दैट वर्क्स आउट टू बी 1623। याद रखिएगा दोस्तों क्या हो गई है 1623। तो बच्चों यहाँ पर क्या ओनरशिप चेंज करने को मना करा था, बट अगर आपने ओनरशिप चेंज कर ली तो जो ग्रांट था वो सैंक्शन वो खत्म हो जाएगा, वो ग्रांट सैंक्शन खत्म होगा तो आपको ग्रांट को अल्टीमेटली रिफंड करना पड़ेगा। चलिए भाई इसके अंदर फिर अगली कहानी आती है जिसको हम बोलते हैं अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स। अब ये अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट्स का बड़ा एक प्यारा सा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। लिखा क्या है, रोहन ने एक्वायर करा 200 इक्विटी शेयर्स जेटा टेक्नोलॉजीज के कम राइट बेसिस पे 140 पे। भाई साहब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए उसने 140 के शेयर खरीदे। पहले बात को समझो, रोहन ने 200 शेयर खरीदे 140 के, ठीक है। और उस पर लिखा है कंपनी ने उसको राइट इशू देना है, बोलते हैं एक के पीछे एक देंगे, 214 रुपए का प्राइस होगा। डन। अच्छा, रोहन कहता है यार हम एक काम करते हैं, राइट को ना सब्सक्राइब ना करके राइट को बेच देते हैं। मतलब बोलता है राइट को सब्सक्राइब क्यों करना, हम एक काम करते हैं राइट को ना अपने राइट को अधिकार को बेच देते हैं 24,000 में, और राइट इशू के बाद जो अल्टीमेटली उसका एक्स राइट प्राइस मार्केट वैल्यू होगा वो आपका 120 हो जाएगा, बिकॉज राइट के बाद ऑब्वियसली शेयर की वैल्यू कम होगी तो वो कितनी हो जाएगी 120। अब मुद्दा क्या है, बोलता है आपको इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताना है एज पर AS 13। चलो ठीक है भाई,
मैं आपको एक सिंपल सा फंडा बताऊंगा बेटा, इस क्वेश्चन में ना आपको सिर्फ एक पॉइंट समझने की बात है। देखो, बिफोर राइट इशू, बिफोर राइट इशू जो शेयर की प्राइस थी ना, वो वैल्यू थी वो 140 थी। आफ्टर राइट इशू शेयर की वैल्यू गिर जाएगी, तो आपको बेसिकली 20,000 का नुकसान हो रहा है। तो एक हिसाब से आपको ये 20 का लॉस हो रहा है अपनी इन्वेस्टमेंट पे, राइट। बड़ा सिंपल सा फंड है। अब यहां पर बेटा आपको 20 का हो रहा है लॉस, तो बोलता है अब क्या करना है, पर आपने जो राइट सेल करा, जो आपने राइट सेल करा उससे आपको 24 का फायदा हो रहा है। तो बोलता है अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो बेटा आपके पास 4,000 का नेट प्रॉफिट इनकम है। तो आप एक काम करो, इस 4,000 के नेट प्रॉफिट को पीएल में क्रेडिट करके दिखा दो, राइट। अब अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को आप कैसे दिखाओगे, अब आप बोलोगे भैया मेरे जो 200 शेयर हैं, मेरे 200 शेयर जो है राइट इशू होने के बाद उसकी वैल्यू 1,20,000 है, दैट इज फाइन, बट मेरे को साथ ही साथ 4,000 का प्रॉफिट हो गया। इसी चीज को आपने एक्सप्रेस करना है। सो दोस्तों, अगर आप इसमें चेक करते हो, वेरी सिंपल पॉइंट भाई, कि मेरे को इसी चीज को बस खाली यहां पर थोड़ा एक्सप्रेस करके दिखाना है। ओके, नेक्स्ट भाई साहब, इसमें आ गया, क्या इंटरेस्ट को हम लोग इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। देखो यार, अब यहां पर ना एक पॉइंट है, इंटरेस्ट को इंक्लूड करते हैं कि नहीं करते इन्वेंट्री की कॉस्ट में। अब मुद्दा बेटा यही चीज का है कि क्या मुझे इंटरेस्ट को इंक्लूड करना है कि नहीं करना इन्वेंट्री की कॉस्ट में। अब देखो, यहां पर ना एक पॉइंट है, इन्वेंट्री होती है दो प्रकार की, एक जो होती है रेगुलर प्रोडक्शन वाली, पॉइंट को समझे मेरे दोस्त। रेगुलर प्रोडक्शन में उसमें ना देखो, क्वालिफाइंग एसिड की डेफिनेशन कहती है कि इट शुड टेक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम। वर्ड सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम। जो रेगुलर प्रोडक्शन होता है ना बेटा, वो लगातार इन्वेंट्री बन रही है, तो वो एक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम नहीं लेती है, ठीक है, डज नॉट टेक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम, तो डज नॉट टेक दैट टाइम। सो इन दिस केस द इन्वेंट्री विच इज रेगुलरली प्रोड्यूस्ड, इंटरेस्ट कॉस्ट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। याद रखना दोस्तों, इंटरेस्ट कॉस्ट शुड नॉट बी इंक्लूडेड, ठीक है। बट अगर सपोज कर लो कोई इन्वेंट्री ऐसी है जो लेती है सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बात करता हूं, जैसे एक लिकर होता है, ये तो पता ही होगा भैया, सारे बच्चे हमारे बड़े अच्छे आजकल होशियार है। तो भैया सपोज एक लिकर होता है, अब जैसे लिकर को बनने में कई बार भैया स्टोर करके रखते हैं, कहते हैं भैया 12 साल पुराना है, 13 साल पुराना है, उतना अच्छा है, तो इसको बनाने में एक सब्सटैंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगा है, तो आप इसके इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकते हो। तो मुद्दा क्या है भाई कि कौन से इन्वेंट्री में इंटरेस्ट कॉस्ट को इंक्लूड करना है, जिसमें उसको बनाने में अगर काफी समय लगता है, याद रखो, जिसको बनाने में काफी समय लगता है हम उसमें इंक्लूड करेंगे, और जिसको रेगुलर बेस पे बनाते हैं उसमें इंक्लूड नहीं करते हैं। अब आपको बस ये चीज को थोड़ा एक्सप्रेस करके बताना है दोस्तों, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 13। भैया एएस तारा का बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, बड़ा इजी सा है। अब आपको यहाँ पर देखो बताना क्या, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कौन कौन से हैं। अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो भाई मेरे पास ये जो टोटल रेवेन्यू है ना, ये 18,500 का है। अब आपको रूल पता है 10% रूल, अगर हम रेवेन्यू के हिसाब से जाएं तो भैया 10% मतलब हो गया, हम रफ में चेक कर लेते हैं 1850। क्या इन दोनों को जोड़ के रेवेन्यू मेरा 1850 से ज्यादा बनता है? यस। तो बेटा एज पर रेवेन्यू सेगमेंट ये मेरा रिपोर्टेबल है, फैन मेरा रिपोर्टेबल है। अच्छा, फैन यहां से भी रिपोर्टेबल है क्योंकि 44,500 का 10% अगर मैं चेक करूं तो मेरा 23,700 रिपोर्टेबल बन जाता है, क्योंकि 4450 बनता है। आई थिंक एवरीवन रिमेंबर्स दिस कि रेवेन्यू टेस्ट और एसेट टेस्ट होता था, इसमें 10% लोगे तो 4450 से कहीं ज्यादा रेवेन्यू है। बट अगर आप देखोगे लाइट जो है ना, लाइट वो, ये अगर इसको हम देखेंगे तो 1850 से नीचे है, तो ये अल्टीमेटली रिपोर्टेबल नहीं है। बट जब लाइट एसिड वाले टेस्ट में आता है तो रिपोर्टेबल बन जाता है। तो बेसिकली अगर आप बात करें तो रिपोर्टेबल एक फैन है, एक लाइट है,
ठीक है। अब भाई मुद्दा ये है, क्या लैब रिपोर्टेबल है? नहीं। क्या आप इसमें भी देखोगे? नहीं, क्योंकि 4450 से नीचे है, 4450 से नीचे है, और यहाँ पर टोटल इसका 1850 से नीचे है, तो भैया ये रिपोर्टेबल्स है ही नहीं। अच्छा, तो रिपोर्टेबल कौन कौन से? एक फैन और एक लाइट है। आपको बस इतना सा फंडा याद रखना भैया कि ये रिपोर्टेबल है। कौन कौन सा? एक फैन और एक लाइट। ओके। नेक्स्ट दोस्तों, अगर हम बात कर रहे हैं 14 क्वेश्चन की, बोलता है राजीव जी एक केएमपी है, दैट इज की मैनेजमेंट पर्सनल, और उनको एक चेक मिला 70,000 का। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई खर्चे खुर्चे करे थे ना होटल में स्टे करने के लिए। गौर करिएगा, सैलरी नहीं है, रेम्युनरेशन नहीं है। अगर आपके केएमपी को हम लोग कोई रेम्युनरेशन देते हैं तो वो आपका, याद रखिएगा, उसको रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स में हम उसको कहते हैं कंपलसरी दिखाओ। देखो, केएमपी वैसे तो एक ऐसा बंदा होता है जिसका सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, ठीक है, जो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस लगा सकता है। बट अगर मैं आपसे बात करूं भैया, वो उसको कुछ पैसा दे थोड़ी रहे, वो तो बेचारा खर्चा कर रहा है और खर्चे का उसको रीइंबर्समेंट मिल रहा है। पॉइंट को समझना भैया, वो पैसा दे नहीं रहा, वो खर्चा कर रहा है और खर्चे का उसको रीइंबर्समेंट मिल रहा है। तो अगर हम ये बेवकूफ वाली बातें करें कि भैया केएमपी को है, उसको हमने 70,000 रुपया रीइंबर्समेंट का दिया, उसको रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर में इंक्लूड करो, इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड। व्हाई? बिकॉज इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेम्युनरेशन, राइट? सो इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाने की आवश्यकता नहीं है। डन? ओके। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, एक बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन अगेन लीजेस का है। यहाँ लिखा क्या है? मानसी ने प्लांट बेचा, कितने का बेचा? 852800 का। कैरिंग अमाउंट प्लांट का 180 का है। अरे वाह, बड़ा भयंकर प्रॉफिट हो गया भैया। ठीक है। सेल जो है वो पैकेज के साथ था, लीज्ड एसेट जो अपने मानसी को करा था 8 इयर्स टर्म। अगर आप देखोगे एसेट की लाइफ 8 साल है और 8 साल के लिए ही लीज करा हुआ है, तो पहला मुद्दा कि क्या ये फाइनेंस लीज है कि ऑपरेटिंग लीज है? दोस्तों, इससे पता लगता है कि एसेट अगर 8 साल की लाइफ और 8 साल के लिए ही लीज करा है, तो भैया ये फाइनेंस लीज नहीं लग रहा, सॉरी, ये ऑपरेटिंग नहीं लग रहा, ये फाइनेंस लीज लग रहा है। बट एक मिनट रुको, अब यहां पर हम ये भी चेक कर लेते हैं कि उसका एमएलपी कितना है, तो उसका मिनिमम लीज पेमेंट कितना है। तो भाई साहब, अगर हम यहाँ पर बात करें क्वेश्चन 14 में कि उनके एमएलपीस कितने हैं, अगर आप एमएलपी निकालोगे तो भाई आपको पता है कि आपका एनुअल लीज रेंटल 160 है, और आपको यहाँ पर दोस्तों ये 160 का लीज रेंटल है, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोरिंग कॉस्ट जो कि 10% है, उसको आपको 8 साल की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब भाई मैंने बच्चों को एक फॉर्मूला बताया हुआ है, अगर आप याद करेंगे प्रेजेंट वैल्यू का, कि ए से मल्टीप्लाई करते थे 1 माइनस 1 प्लस आई टू दी पावर माइनस एन ओवर आई। अगर तो आपको ये याद हो, टीवीएम में हमने फाउंडेशन में करा होता है मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ये फॉर्मूला बट आप यूज कर सकते हो, क्योंकि एमएलपी के लिए आपको हर बार टेबल वैल्यू एनुटी फैक्टर की गिवन नहीं होगी, तो आपको निकालनी आनी चाहिए। तो यहाँ पर आप चेक करोगे 1 माइनस 1 प्लस आई, आई यहाँ पर दोस्तों 10% है, टू दी पावर -8 ओवर आई। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो भैया टोटल मिनिमम लीज पेमेंट जो आपके पास आएगी, दैट विल बी 8,53,600 के आसपास। मैंने अप्रोक्सीमेट लिया है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। सो बच्चों याद रखना, ये आपके पास आएगा, और अगर आप नोटिस करोगे भाई ये तो सारा सेल प्राइस के आसपास है और उल्टा सेल प्राइस से भी ज्यादा है, दैट मींस अब आपको ये कंफर्म हो गया कि ये पक्का फाइनेंस लीज है, क्योंकि आपको तो जो फाइनेंस लीज का पैसा है वो सेल प्राइस से भी ज्यादा मिलता है, राइट? अब आपको याद रखना है, वो जो सेल और लीज बैक वाला फंडा होता था ना भाई, वो अपने पास चलता था ऑपरेटिंग लीज में। तो यहां पर अगर आप क्वेश्चन को पढ़ोगे तो यहाँ लिखा क्या है कि भाई अपने पास उसने सेल करी थी, ये पैकेज था कि मैं एसेट को वापस लीज कर दूंगा। मैं मानता हूँ सेल एंड लीज बैक है, पर वो जो फंडे होते थे सेल और लीज बैक के भैया, वो ऑपरेटिंग लीज में चलते थे। तो यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे, हम सिंपल उसकी बुक्स में प्रॉफिट को कैसे दिखाएंगे और नेट इफेक्ट कैसे। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेट इफेक्ट स्टेटमेंट ऑफ पीएल में दिखाना है मानसी की बुक्स में। तो नेट इफेक्ट कैसे दिखाना है, पहले आपको ये समझ में आ गया कि वो फाइनेंस लीज है, तो वो अपने वो फंडे थे ऑपरेटिंग वाले वो खत्म हो गए, ठीक है। अब यहां पर क्या हुआ, पहले आप देखो हमें प्रॉफिट कितना हुआ,
अगर हम प्रॉफिट की बात करें तो भाई हमने सेल वैल्यू करी है 852,800। इसमें से जो कैरिंग अमाउंट था हमारे एसेट का वो 180 था, राइट। तो हमें बड़ा भयंकर प्रॉफिट हो रहा है बेटा। भयंकर प्रॉफिट मतलब कितना हो रहा है हमारे पास? 672,800। मतलब ये एक वन एंड ऑल बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आप देखोगे इवन आईसीए बुक में भी उन्होंने ज्यादातर वो जो सेल और लीज बैक दिया होता है ना, वो ऑपरेटिंग लीज दिया होता है। वो कभी भी फाइनेंस लीज के अंदर देता नहीं है। भाई ये क्वेश्चन में पॉइंट क्या आ गया भैया? फाइनेंस लीज का क्वेश्चन है, तो फाइनेंस लीज में अपने को फंडे लगाने नहीं है, ठीक है। तो अब यहाँ पर भैया मुझे प्रॉफिट ही हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ फंडा क्या है कि अगर मैं आपसे देखूं, मेरे को उस एसेट के प्रॉफिट को 8 सालों में राइट ऑफ करना है, 8 सालों में। तो 672,800 को अगर मैं 8 सालों में राइट ऑफ करूं तो बेटा हर साल प्रॉफिट मेरा दिखाया जाएगा किताबों में 84,100, ठीक है। इसको हम डेफर करेंगे लीज टर्म के अकॉर्डिंगली। तो इसको रूल होता है बढ़िया, फाइनेंस लीज में जो प्रॉफिट होगा उसको हम डेफर करेंगे लीज टर्म के अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब अगर सपोज कर लो मैं कहता हूं भैया कि हमने ना उस एसेट के ऊपर डेप्रीसिएशन चार्ज करी। अब डेप्रीसिएशन कैसे चार्ज करेंगे? 852,800 अगर आपने देखा तो 8 सालों के हिसाब से, क्योंकि उसने एसेट लिया इतने का, तो 1,06,600 की डेप्रीसिएशन। अब यहां पर आप देखोगे 1,06,600 की डेप्रिसिएशन और आपको प्रॉफिट हो रहा है 672,800 का। सो आपके पास जो नेट इफेक्ट आएगा किताबों में, दैट विल बी 1,06,600 माइनस 84,100। तो आपका जो नेट इफेक्ट जो हम कहते हैं कि भैया पीएल में डेबिट होगा, नुकसान है हमारा, वो कितना? 22,500। और यही उसने पूछा है, राइट। अगर आप देखोगे भाई तो यही उसने पूछा है, बड़ा अच्छा सा बड़ा प्यार से उसने पूछा है। ओके, दिस वाज एक्चुअली अ गुड क्वेश्चन एज पर माय व्यूज भैया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बिकॉज अगर आप नोटिस करते हो नॉर्मली हमसे ऑपरेटिंग लीज के अंदर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, अब एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कहता है यार सपोज कर लो, क्या हम लोग जो मैंडेटरी रिजर्व्स जो हमने करने होते हैं, क्या हम लोग नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू, जब हम शेयर होल्डर्स को देते हैं, फॉर्मूला निकालते हैं ईपीएस का, आपको याद होगा ईपीएस के फॉर्मूला में क्या होता था? नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स के अंदर क्या आता था? जो प्रॉफिट होते थे उसमें से हम लोगों ने भाई जो भी सपोज कर लो प्रेफरेंस डिविडेंड है, टैक्सेस है, वो माइनस करते थे, फिर जाकर हमारे पास फंडा आता था नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स। बट कहता है अगर सपोज कर लो कंपनी ने ना डिबेंचर होल्डर के साथ एक एग्रीमेंट करा है, कहते हैं हम लोग को ना इतना पोर्शन डिबेंचर होल्डर का रिजर्व बनाना ही पड़ेगा। अब मेरे को ये बताना है कि कंपनी ने क्या करा भैया, कि कंपनी ने नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स में से इस रिजर्व को ना क्या करा, इसको ना न्यूमरेटर से भैया एक्सक्लूड कर दिया। अब आप मुझे बताइए, यहां पर एक्सक्लूड कर दिया मतलब इसको माइनस नहीं करा, यार वो लॉजिकल नहीं है, क्योंकि ये मैंडेटरी रिजर्व है। एंड आई थिंक सारे बच्चों को पता होना चाहिए, ईपीएस निकालने के लिए इक्विटी शेयर होल्डर्स का नेट अमाउंट देखा जाता है, और डिबेंचर होल्डर्स को जो हम पैसा देते हैं दोस्तों, वो हम इक्विटी के बाद देते हैं, ठीक है। तो मतलब सॉरी, डिबेंचर होल्डर्स को पहले देते हैं, इक्विटी को बाद में देते हैं, सो सॉरी। तो पहले इनको दिया जाता है और बाद में इक्विटी को दिया जाता है। तो अगर मुझे कोई मैंडेटरी रिजर्व को माइनस करना पड़े, तो क्या अगर उसको मैं माइनस कर रहा हूं तो क्या मैं गलत कर रहा हूं? जवाब है नहीं। तो अगर कंपनी उसको ईपीएस कैलकुलेशन में एक्सक्लूड कर रही है तो कंपनी का ट्रीटमेंट सही है ना? कंपनी का ट्रीटमेंट भाई साहब सही नहीं है। याद रखिएगा, बिकॉज नेट प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल मतलब इट इज अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये डेफिनेशन होती है बेटा ईपीएस के न्यूमरेटर की, ठीक है। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए वही प्रॉफिट आएगा जो डिबेंचर होल्डर्स को पैसा देने के बाद, सारे लोगों को पैसा देने के बाद जो अवेलेबल होगा। तो अगर हम ये बात करें तो भैया यहाँ पर कंपनी ने अपना कांड गलत कर दिया है। ओके, नेक्स्ट प्यारे बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन आ रहा है 17th। आपको क्या बोलता है भैया? 600 लाख का हमारा एक अल्टीमेटली पेटेंट राइट का कॉस्ट है, और इसको ना हमने क्या करना है, रेशियो ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज में डालना है। बट एक मिनट, थर्ड ईयर के बाद यहाँ पे ट्विस्ट है,
पेटेंट का एक बैलेंस होगा फ्यूचर लाइफ 3 इयर्स का, मतलब पहले 3 साल बीतने के बाद, ठीक है, स्विफ्ट एक्सपेक्ट करता है कि भैया 5th ईयर में कैश फ्लो मेरे को आएगा और 75 लाख, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, इसकी अमोर्टाइजेशन कॉस्ट निकालनी है, अब 600 लाख को मुझे राइट ऑफ करना है। तो ये लाइन समझनी है, पहले पॉइंट को समझना है। ये देखिएगा भाई, अगेन इट इज अ गुड क्वेश्चन। अगर मैं आपसे बात करूं तो इट इज एक्चुअली अ गुड क्वेश्चन। यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं तो जो मुझे कैश फ्लोज आ रहा है पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल और पांचवें साल, ठीक है। तो पहले 3 साल भैया 300, 300, 300 और 150 और 150। तो यहां पर बच्चा जब मैं यहां तक चल रहा था तो मेरा रेशियो क्या बन रहा था, ये देखोगे बेटा 300, 300, 300, 900 और ये अपने पास हो गया 1200। यहां तक मेरा रेशियो बन रहा था। तो जब मुझे अमोर्टाइज कॉस्ट निकालनी है तो पहले साल की 600, 600 लाख का अपने पास है टोटल, इंटू 3/12, राइट। 3/12 मतलब मैंने ये रेशियो ले लिया बेटा 300/1200, तो 3/12, ठीक है। तो पहले साल को अमोर्टाइज करा मैंने, 150 करा, सेम दूसरे को करा, सेम तीसरे को करा। अब यहां तक अमोर्टाइज करने के बाद एक गेम में ट्विस्ट आ गया। और वो कहता है भैया इसके बाद ना, इसके बाद आपको लगता है 3 साल लाइफ और होगी, तो यहां पर एक छठा साल और ऐड हो जाएगा जिसमें आ जाएगा 75। तो 75 आ जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, अब इसको जब हम राइट ऑफ करेंगे ना, यहां पर आप नोटिस करोगे अब आपके पास रिमेनिंग बैलेंस कितना बचा। रिमेनिंग बैलेंस 600 में से भैया आपने 150, 150, 150, 450 राइट ऑफ कर दिया, वह बाकी रह गया 150। अब आप इस 150 को राइट ऑफ करोगे कौन से रेशो में, देखो ये 150 जो राइट ऑफ होगा ना बेटा, ये राइट ऑफ होगा इसके रेशो में 15, 15 और 75, क्योंकि अब 3 साल के बाद ये ट्विस्ट आया है। तो अब आपको इसको राइट ऑफ करना है कौन कौन से रेशो में, 15, 15 और 75, दैट इज 7.5, 7.5 नॉट 75, आई शुड से 7.5, ठीक है। तो अब आपका करना क्या भैया, 600 में से 450 तो राइट ऑफ हो चुका है, बचा 150, 150 को आप राइट ऑफ करोगे अब इस रेशो में। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो रेशो आ जाएगा 2:2:1, राइट। तो अगर आप इसमें देखते हो बेटा, तो हमारे पास इसको जब राइट ऑफ किया जाता है तो ये आ जाता है 30, ये आ जाता है 60 और ये आ जाता है 60। तो बेटा ये अमोर्टाइजेशन हो गई, पहले 3 साल 150 और उसके बाद 60, 60 और 30। इस तरीके से आप सारा का सारा समझ सकते हैं, राइट दोस्तों। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं भाई, तो ये एक सिंपल थ्योरी क्वेश्चन है। ये AS27 में आपको याद होगा, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरी है कि जॉइंटली कंट्रोल एंटरप्राइज होती है, जॉइंटली कंट्रोल ऑपरेशंस होते हैं, जॉइंटली कंट्रोल एसेट्स होते हैं। तो ये सिंपल एक थ्योरी क्वेश्चन है, तो ये बच्चे खुद मैनेज कर सकते हैं। मैं आपको दोस्तों एक 19th पे लेकर आता हूं। वो कहता है यार एक फिक्स्ड एसेट मैंने खरीदा 4 साल पहले 150 लाख का, ठीक है। वो डेप्रिशिएट कर रहा था 10% पर एनम SLM बेसिस पे। 4th ईयर में उसकी रिवैल्यूएशन करी 75 लाख, और हमने क्या करा, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन जो था उसको PL में डाल दिया। अब यहां पर लिखा क्या है कि मार्केट प्राइस 67.5 हो गया और डिस्पोजल कॉस्ट हो गई 3 लाख रुपए। पॉइंट को समझिएगा, मतलब अगर मैं आपसे बात करूं तो जो नेट सेलिंग प्राइस होगी ना दोस्तों मेरे पास, वो हो गई 67.5 माइनस डिस्पोजल कॉस्ट, दैट मींस 64.5 आपके पास हो गई है। पहले आप AS के पॉइंट को समझो। कहते हैं भैया अपने पास जो नेट सेलिंग प्राइस आ गई वो ये आ गई है, ठीक है। फिर अगर हम डिस्कस करते हैं, कहता है यार अपने पास ना ट्रीटमेंट क्या होगा इम्पेयरमेंट लॉस का, अगर वैल्यू इन यूज, जो आज की वैल्यू इन यूज है वो कितनी है, 60 लाख, ठीक है। पॉइंट को समझो, नेट सेलिंग प्राइस आ गई और वैल्यू इन यूज आ गई, वो कितनी आ गई भाई साहब, 60 लाख आ गया। अब AS28 क्या कहता है, वो क्या कहता है भैया कि अगर रिकवरेबल अमाउंट, अच्छा अब ये रिकवरेबल अमाउंट क्या चीज थी, थोड़ा बच्चों को याद कराता हूं, दैट इज हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस एंड वैल्यू इन यूज। इन दोनों में से हायर कौन सा बेटा, 64.5, ठीक है। अगर ये कैरिंग अमाउंट से कम है, अगर ये कैरिंग अमाउंट से कम है, अगर मैं एसेट की कैरिंग अमाउंट की अगर हम बात करें
तो बेटा जो कैरिंग अमाउंट आफ्टर इवैल्यूएशन है वो 75 लाख है। आज अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो तो एसेट की कैरिंग अमाउंट आफ्टर इवैल्यूएशन है 75 लाख। तो बोलता है हमारे पास अगर ये सपोज कर लो रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से कम है तो मेरे को एसेट को ना रिकवरेबल अमाउंट पे दिखाना पड़ता है। तो मतलब मेरे को क्या करना है भैया, एसेट को रिकवरेबल अमाउंट से दिखाना पड़ता है। रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ नेट सेलिंग प्राइस एंड वैल्यू इन यूज। अगर कैरिंग अमाउंट जो है उससे भी रिकवरेबल अमाउंट कम है तो बेटा मेरे को ये इम्पेयरमेंट लॉस किताबों में दिखाना पड़ेगा। इम्पेयरमेंट लॉस कितना, 75 माइनस 64.5 दैट इज 10.5 लाख का मुझे इम्पेयरमेंट लॉस किताबों में एज एन एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा, राइट। अच्छा, अब अगर सपोज कर लो आपसे ये भी पूछ ले यहां पर कि आपको बताना है भैया कि आपके पास इम्पेयरमेंट लॉस का ट्रीटमेंट क्या होगा, वो हमने कर लिया। अब अगर सपोज कर लीजिए, मान लीजिए आपसे पूछ ले कि भैया अपने पास कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट होगा क्या। देखो एसेट का परचेज प्राइस अगर मैं आपसे बात करूं तो आप इसमें चेक कर सकते हो 150 लाख है। इसमें भाई हमने पहले 4 साल की डेप्रिसिएशन लगाई। 4 साल क्यों, बिकॉज अगर आप क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं तो आपको पता लग जाएगा एट द एंड ऑफ 4th ईयर वर्ड है, ठीक है। तो पहले 4 साल की डेप्रिसिएशन लगाई, 150 को 10 से डिवाइड करा, 4 से मल्टीप्लाई करा, भैया 60 लाख की डेप्रिसिएशन है। तो एसेट की आज की डेट में डब्ल्यूडीवी कितनी है, 90। अब उसने बोला भैया कि मेरा एसेट आज की डेट में कितने का वैल्यू हो गया है, 75 का। तो मेरी डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन कितनी है एसेट की, डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन कितनी है बेटा, 15। तो ये सिर्फ आपको ये डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन क्यों बता रहा हूं, बिकॉज ये भी लॉस है जिसको कहां पे दिखाना है, पीएल में, राइट। तो ये बच्चा मेरे पास हो गया डाउनवर्ड रीवैल्यूएशन और मेरे को ये भी क्या करना है, ये पीएल में दिखाना है। ओके, बेसिकली उसने इम्पेयरमेंट लॉस ज्यादा पूछा आपसे। एंड दोस्तों द लास्ट क्वेश्चन एज आई टोल्ड यू कि जो सारी आरटीपी है भैया ये फुल फ्लेज आपकी भरी पड़ी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। इसमें बेसिकली द वे ऑफ राइटिंग आंसर्स जैसा मैंने क्लास में बताया वो बेटा पैक दैट इज प्रिंसिपल एनालिसिस कंक्लूजन, वो बहुत ज्यादा मैटर करेगा। अब जैसे यहाँ पर लिखा है बेटा एक ऑयल कंपनी है वो कंटामिनेटेड थी वो अपना मतलब काफी लैंड वगैरह को कंटामिनेट गंदा कर रही थी बेसिकली, एंड उन्होंने क्लीन अप नहीं करा क्योंकि सफाइयां नहीं कराई बिकॉज पहले कोई लॉ नहीं था। तो बोलता है अचानक से क्या हो गया कि भैया लॉ आ गया। अब बताओ क्या प्रोविजन बनाना जरूरी है, बेटा बिल्कुल जरूरी है, बिकॉज वर्चुअली सर्टन लायबिलिटी है। आने वाले टाइम पे आपको पता है कि भैया चलो तुमने पहले सफाइयां नहीं करी, पहले सफाइयों पे खर्चा नहीं करा बिकॉज तुम्हारी फैक्ट्री से जो कंटामिनेशन हो रहा था तुमने पहले उसकी सफाई नहीं करी। तुमने अब यहाँ पर क्या नया लॉ आएगा, नया लॉ आपका आना वर्चुअली सर्टन है। तो ऑयल कंपनी को क्लीन अप कॉस्ट के लिए याद रखना प्रोविजन बनानी पड़ेगी, प्रोविजन जरूर बनानी चाहिए क्योंकि एक वर्चुअली सर्टन लाइबिलिटी बन जाती है जिसकी वजह से आपको वहां पर प्रोविजन जो है वो जरूर बनानी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आई होप बेटा ये जो आरटीपी में 20 क्वेश्चंस आए हैं ये सारे के सारे बच्चों को क्लियर होंगे और बहुत जल्दी आपके समक्ष प्रस्तुत होगा बेटा सीएमए की आरटीपी का एक डिटेल डिस्कशन। ऑल द बेस्ट बच्चा लोग, गॉड ब्लेस यू, वर्क हार्ड, कीप शाइनिंग, कीप राइजिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।